हेलो पीपल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेडिवल इंडिया ख़त्म कर लिया था और मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के बीच में ही एक टॉपिक पड़ जाता है अपना, वो है अपना मुग़ल एम्पायर। वो चल रहा था, मेडिवल इंडिया में भी चल रहा था और मॉडर्न इंडिया में भी है थोड़ा उसका पार्ट। बस देखिए, मॉडर्न इंडिया के अंदर डाउनफॉल है मुग़ल एम्पायर का। देखिए, जब हम लोगों ने मेडिवल इंडिया के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा था मुग़ल एम्पायर को, तो हमने उसमें जाना था कि 1526 के अंदर बाबर द्वारा स्थापना कर दी गई थी मॉडर्न एम्पायर की। दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को मारकर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 के अंदर हुई थी, उसके अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था और उसने मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। अब बाबर के बाद उसे सक्सीड किया हुमायूं ने, उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहाँ, फिर उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर। बेसिकली देखिए, 1526 से लेके 1707 तक अप्रॉक्सीमेटली 181 ईयर्स के अंदर ये 6 राजा बने थे। मींस इन्होंने, इन सब का जो ड्यूरेशन रहा है, ये जितने भी राजा थे, बाबर अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कमांडर, बहुत ही बढ़िया उसकी उसने कमांड किया था अपनी आर्मी को, और बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक एक स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनाता था। हुमायूं ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने राजपाट को संभाला था। अकबर तो क्या ही कहना उसका, तो उसने तो ग्रेटेस्ट कहा जाता है मुग़ल डायनेस्टी का। जहांगीर भी एक काफ़ी कुशल शासक रहा, शाहजहाँ भी एक कुशल शासक रहा, औरंगज़ेब आलमगीर भी एक काफ़ी ज़्यादा कुशक और थोड़ा क्रूर कह सकते हो, थोड़ा कट्टर कह सकते हो, काफ़ी मतलब ओवरऑल अगर हम लोग इसे एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू पॉइंट से देखें तो हर एक राजा एक से बढ़कर एक माना गया है। 1526 से लेकर 1707 तक के पीरियड के अंदर हर एक राजा काफ़ी ज़्यादा पोटेंट था, उसके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल था और बढ़िया तरीके से उसने अपने राजपाट को संभाला है, अपने राजपाट को बढ़ाया है और अच्छा खासा उसे एग्जेरिगेट करता गया, उसका उसका एरिया बढ़ाता गया है अपने राज्य का, यानी मुग़ल एम्पायर को बढ़ाता बढ़ाता चला गया था हर एक राजा अपने आप को 1526 से 1707 तक। अब यहीं पे इतिहासकारों के द्वारा ये कहा जाता है कि जब 1707 के अंदर औरंगज़ेब आलमगीर की, जिसका पूरा नाम औरंगज़ेब आलमगीर था, औरंगज़ेब की जब मृत्यु हो गई 1707 के अंदर, तो मतलब कह दीजिए लंगड़ा हो गया पूरा मुग़ल एम्पायर। मतलब इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया। उसके बाद कह सकते हैं कि औरंगज़ेब के मरने के बाद ही डाउनफॉल हमारा स्टार्ट हो गया था। यानी मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ कब से हो गया था? 1707 से, जब औरंगज़ेब आलमगीर की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि औरंगज़ेब, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये कभी, जितने भी ये शासक हैं, ये 6 शासक हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कुशल थे, काफ़ी ज़्यादा कुशल थे और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कुशलता से अपने राजपाट को संभाला था। तो और उसके बाद जो इन्हें राजा सक्सीड करते हैं, जो इनके उत्तराधिकारी बनते हैं, वो, उनके अंदर इतनी कुशलता नहीं थी, उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था, उनके अंदर इतनी एबिलिटीज़ नहीं थी कि वो अपने पूरे इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े राजपाट को, 21 सूबे, मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों, ज़रा थोड़ी एलर्जी है तो थोड़ा खांसी आंसी होती रहेगी, तो उसके लिए माफ़ करना। तो देखिए, बेसिकली जो साउथ इंडिया मिशन था, उसके दौरान टोटल पहले 19 थे शाहजहाँ के टाइम पे, पर फिर औरंगज़ेब ने 2 सूबे और मिला लिए थे, बीजापुर और गोलकोंडा को भी। मुग़ल एम्पायर में 21 सूबे हो गए थे टोटल। अब इन 21 सूबे यानी आप समझ लीजिए, स्टेट समझ लीजिए, स्टेट्स इन द सेंस, अब ऐसे नहीं स्टेट्स के, अभी उत्तर प्रदेश जैसे जैसे स्टेट्स समझ रहे हो, स्टेट्स अर्थात कि आप समझ लीजिए राज्य समझ लीजिए, ठीक है। यानी 21 राज्यों के ऊपर उन्होंने, काफ़ी बड़ा एम्पायर होता था, 21 सूबे काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो 21 सूबे के ऊपर इन्होंने वो करा था, राज करा था। और इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर राज करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कुशल शासक की आवश्यकता थी। लेकिन औरंगज़ेब के बाद कोई शासक के अंदर इतना गूदा ही नहीं था कि वो किसी को संभाल पाते। अब देखिए, तो अब इसके बाद देखिए, जो डाउनफॉल ऑफ मुग़ल है, यानी इसीलिए इसे मॉडर्न हिस्ट्री में डाला गया कि यहाँ से सब कुछ बदलता चला गया। इन्हीं के टाइम के अंदर अब देखिए, यूरोपियंस भी आ रहे हैं, यूरोपियन कंपनीज भी आ रही हैं, मराठा पावर भी उग रही है, तो इस वजह से ये लोग गिरते गए गिरते गए गिरते गए, और यहीं से एक नई पावर जनरेट होने लगी थी, जिसे हम लोग ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश क्राउन या फिर यूरोपियन कंपनीज का आगमन कह देते हैं।
देखिए जो कहा जाता है कि अब जो जितने भी देखिए ये करीब 180 साल का जो ये शासनकाल था, ये जो ड्यूरेशन था, इसके अंदर मात्र 6 राजाओं ने एक दूसरे को सक्सीड किया था। मात्र 6 राजा इसके अंदर बदले। और लेकिन ये 150 साल का 1707 से 1857 के अंदर का जितना पीरियड है, इसके अंदर 11 राजा बदल दिए गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो राजा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, उनके अंदर एबिलिटीज़ बहुत कम थी। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत से। देखिए हमने भले ही मेडिवल इंडिया और एंशियंट इंडिया को काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, और पर मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप एक बार को एंशिएंट इंडिया या फिर मेडिवल इंडिया पर ज़्यादा एसेंचुएट ना कर पाएँ, ज़्यादा एम्फेसाइज ना कर पाएँ, ज़्यादा ध्यान ना दे पाएँ, लेकिन मॉडर्न इंडिया पे आप ज़रूर से ध्यान देना। चाहे वो सिविल पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो किसी स्टेट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हो, या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आप सोच रहे हो, उसके अंदर मॉडर्न इंडिया का प्रपोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसका एवरेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपको हिस्ट्री समझनी है तो आपको पूरी समझनी पड़ेगी। अब मॉडर्न इंडिया के अंदर भी मुगल एम्पायर आ रहा है, और ये मुगल एम्पायर उसके अंदर था, मेडिवल के अंदर था, तो आपको पढ़ना सब कुछ है। पर जैसे जिस डेप्थ में मैंने आपको पढ़ा दिया है मेडिवल के अंदर, उस डेप्थ में अगर आप सोच रहे हो कि कुछ ज़्यादा हो गया है, मैं इतना नहीं कवर कर पा रहा, या फिर मतलब कुछ ज़्यादा है मेरे कॉम्पिटिटिव जिसमें एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने जा रहा हूँ उसके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया है, तो आप सिर्फ उतना पढ़ लो जितना आपको लग रहा है कि भाई मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ, जितना मैं रिटेन कर पा रहा हूँ अपने पास, ठीक। लेकिन मॉडर्न इंडिया को बिल्कुल मत छोड़ना। मॉडर्न इंडिया को तो मैंने बोल दिया है, मतलब आपको हर चीज़ करनी है, एक एक क्रोनोलॉजी के साथ समझते हुए चलना है, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी अपनी मॉडर्न इंडिया। धीरे धीरे लेक्चर्स आते रहेंगे, और थोड़े डिटेल्ड लेक्चर आएंगे और बड़े लेक्चर आएंगे, तो थोड़ा उससे ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। देखो कुछ करना है तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। तो देखिए डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर अपना स्टार्ट हो जाता है, मुगल साम्राज्य का पतन 1707 से 1857 तक जो डाउनफॉल रहता है। और जो इसके अंदर इस शासनकाल, इस ड्यूरेशन के अंदर 1707 से 1857 तक जो ये पीरियड रहा है, इस पीरियड के अंदर जितने भी राजा आए हैं या फिर जितने भी एम्परर बने हैं, उन सबको लेट मुगल्स के नाम से कहा जाता है, या फिर उत्तरवर्ती मुगल शासक कहे जाते हैं, लेटर मुगल्स कहा जाता है इन्हें, ठीक। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा बड़े रीजंस कहे जाते हैं डाउनफॉल के, मुगल एम्पायर के डाउनफॉल के, वो ये कहे जाते हैं। प्रथम रीज़न जो है इनएबिलिटीज ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। जो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी बने थे, उनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं थी, उनके अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं थी कि वह इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े एम्पायर को एक बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर उसे आगे बढ़ा पाएँ, उसे चला पाएँ। अब देखिए जो सेकंड था वो था फॉरेन इन्वेजन ऑन मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के ऊपर फॉरेन इन्वेजन हुए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, जैसे कि इन्वेजन हुआ था नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी लेक्चर के अंदर आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि जब औरंगजेब मर जाता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसी के अपने कोर्ट के अंदर, यानी कि मुगल एम्पायर के कोर्ट के अंदर ही ग्रुपिज्म होने लगता है। अर्थात जैसे होता है ना कि एक अपना ग्रुप बना लिया, जैसे क्लास के अंदर किसी बच्चे ने अपना ग्रुप बना लिया, किसी और बच्चे ने अपना ग्रुप बना दिया, तो सबकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं, सबका डिफरेंट थिंकिंग का पर्सपेक्टिव होता है, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफीज होती हैं जिसके ऊपर वो लोग वर्क करते हैं। तो इसके अंदर ऐसे ग्रुपिज्म फॉर्म हो गए थे, सबके अपने अपने ग्रुप्स फॉर्म हो गए थे। अब इन ग्रुप्स के ब्याह पर ही अब कोई एक, अब डिफरेंट मुगल राजाओं को वो लोग सपोर्ट करते थे, और सबकी अपनी अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजी के चक्कर में एक यूनिटी नहीं हो पा रही थी मुगल एम्पायर के अंदर। ये भी एक काफ़ी ठीक सा रीज़न था। अब देखिए राइज ऑफ मराठा पावर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे हैं वो मराठा रहे हैं और सिख रहे हैं। तो मराठा पावर का भी वहाँ पे ज़्यादा उदय होने लगा था, तो इन्हें टक्कर दे रहे थे। अब देखिए मराठा को टक्कर देने तक औरंगजेब तक तो बढ़िया टक्कर मिली थी। मराठा को टक्कर देने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो औरंगजेब तक तो टक्कर देने वाले थे। पर उसके बाद जितने भी ये मुगल एम्परर हुए हैं, जितने भी ये लेटर मुगल एम्परर हुए हैं, इन सब के अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं, इतने नाकारा और इतने आलसी, इतने इतने मैं क्या कहूँ भाई, जितनी तुम्हें अपने हिसाब से सोच रहे हो गालियाँ, उतनी आप इन लोगों को दे सकते हो, सीधी बात। मुगल एम्पायर को टूटने का सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का था। अब देखिए राइज ऑफ यूरोपियन पावर्स। अब इसी टाइम के अंदर क्या होता है ना, यूरोपियन पावर्स भी उदय होने लगती हैं। 1498 के अंदर आप जानते ही हैं कि वास्को डिगामा आ गए थे यहाँ पे। वास्को डिगामा के बाद फिर
थोड़े ही साल बाद यहाँ पे फिर पोर्टुगल कंपनी आ गई थी, पोर्टुगीज़ आ गए थे। ऐसे ही फिर और डच आने लगे, फिर अपने ब्रिटिशर्स वगैरह आने लगे। तो ये सब इन सब लोगों का ट्रेडिंग पर्पज़ की वजह से आने लगे थे। तो जब इन लोगों का ट्रेडिंग करते करते ही इन्होंने फिर डोमिनेशन भी स्टार्ट कर दिया था, तो इन लोगों की पावर भी यहाँ पे अच्छी खासी राइज होने लगी थी। और लैक ऑफ नेशनलिज्म, आप जानते हैं हमारा जो भारत था वो प्रोविंसेस के अंदर डिवाइडेड था, किसी के अंदर राष्ट्रीयता की भावना थी ही नहीं, कोई समझता ही नहीं था उस वक्त तक। कभी किसी ने देखा ही नहीं था कि भाई अपना जितनी बड़ी ये रियासतें टूटी टूटी हुई हैं, इन सबको एक तरीके से हम लोग माने तो एक हमारा देश बनेगा और बहुत बढ़िया तरीके से चलाना चाहिए। पर उस वक्त तक नेशनलिज्म की फीलिंग थी नहीं लोगों के बीच में। और देखिए डिफरेंट रिलीजन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय औरंगजेब। अब देखिए मैंने आपको बोला था औरंगजेब एक काफ़ी ज़्यादा कुशल शासक था, पर उसकी कुछ नीतियाँ, कुछ उसके ऐसे पॉलिसीज़ वगैरह उसने इम्प्लीमेंट करी थी, उसके द्वारा कुछ ऐसे नियम कानून लागू किए गए थे जो कि ग्राउंड लेवल पे इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दिया करते थे। इसलिए कहा भी जाता है कि जब औरंगजेब आलमगीर की मृत्यु हुई थी तो उसने अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे, उसके खिलाफ पूरी दुनिया आती हुई। बस वो तो ये था कि औरंगजेब आलमगीर के पास इतनी ज़्यादा शक्ति थी। वो कहते हैं ना कि अपने स्कूल का प्रिंसिपल किसी को पसंद नहीं होता, पर उसे फिर भी उसके अंडर हमें रहना पड़ता। तो अब ऐसा हिसाब समझ लीजिए कि प्रिंसिपल के सामने दब के रह रही थी बाकी पूरी जनता। मराठास भी कभी ज़्यादा नहीं बोले क्योंकि वो उन्हें भी थोड़ा पकड़ के झंझोड़ देता था। तो बस यही सीन था। फिर उसके बाद मराठास की धीरे धीरे पावर उनकी बढ़ने लगी, राइज होने लगी उन लोगों की पावर, तो धीरे धीरे सब कुछ होने लगता है। तो लेटर मुगल्स का जो ये थे, ये 7 पॉइंट जो थे, ये मेन रीजंस थे कि उनके डाउनफॉल क्यों हुआ था। अब देखिए जो मुगल एम्पायर, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि काफ़ी बड़ा एम्पायर था। इसके टोटल 21 सूबे हुआ करते थे और इसमें से इसका एक सूबा था वो अफगानिस्तान में हुआ करता था, और 14 सूबे जो थे वो नॉर्थ इंडिया में हुआ करते थे, और बचे हुए 6 वो साउथ इंडिया के अंदर हुआ करते थे। और देखिए 1707 के अंदर जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, कहाँ पर? अहमदनगर के अंदर। और मृत्यु होने के बाद जो इसका वो कहाँ पर है, टोम्ब कहाँ पर है? इसका टोम्ब है महाराष्ट्र के अंदर, एक जगह है दौलताबाद, वहाँ पर है इसकी ग्रेव। किसकी? औरंगजेब आलमगीर की। तो देखिए जो ओरिजिनली, वैसे तो औरंगजेब के टोटल 5 पुत्र थे। इनके 5 पुत्र अर्थात 5 बच्चे थे इनके, उसमें से 2 की मृत्यु हो चुकी थी। और वो 2 कौन थे? मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान की। जब तक, अर्थात जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस वक्त तक इसके केवल 3 ही पुत्र जिंदा बचे थे। वो कौन थे? मुअज्जम था, आजम था और काम बख्श था। और बचे हुए उनकी दो थे, उनकी मृत्यु हो गई थी 1707 के अंदर। देखिए जैसे हर एक सीन में होता है वैसे इस सीन में होने वाला है कि जो 5 बच्चे थे, 5 में से पिता की मृत्यु के बाद अब ये 3 बचे हुए बच्चे आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई करेंगे। अब इस उत्तराधिकार की लड़ाई के अंदर 1707 के अंदर जब मृत्यु हो जाती है, 1707 के अंदर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब एक बैटल होता है जजाओ का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? मुअज्जम के बीच में होता है और आजम के बीच में होता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि मुअज्जम जो होता है वो आजम को हरा देता है और मार देता है। तो मुअज्जम आजम को हरा देता है और आजम को मार देता है। इन दिस बैटल मुअज्जम डिफीटेड एंड किल्ड आजम। ठीक है। और देखिए अब इसमें से यानी मुअज्जम जीत गया और आजम को हरा दिया, मार दिया, यानी एक पिलर तो टूट ही गया जिसके ऊपर जो कभी आगे जाके छीन सकता था राजपाट वगैरह। तो आजम तो गया, आजम तो गेम से ही बाहर हो गया। अब बचा काम बख्श, तो उसे भी ये 1709 यानी 1707 के बाद 2 साल बाद ही ये काम बख्श को भी टपका देता है, यानी टिकट काट देता है। ही ऑल्सो किल्ड काम बख्श नियर हैदराबाद के पास वो काम बख्श की मृत्यु कर देता, मतलब हत्या कर देता है। और इसी के बाद मुअज्जम 1707 के अंदर ही हालांकि वो राजा बन गया था, पर ऐसा होता है ना कि कोई किसी के अगेंस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दे, तो इस वजह से वो, क्या पता अंदर ही कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही हो, उसके कोर्ट से किसी को मरवा दे, तो इसलिए मुअज्जम ने काम बख्श को भी मरवा दिया था। तो इसीलिए फिर जो मुअज्जम था वही राजा बनता है, किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से या फिर शाह आलम प्रथम के नाम से। 1707 से लेके 1712 यानी 5 साल तक इसका शासनकाल रहता है। और इसे कहा जाता है कि इतिहासकारों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि मतलब औरंगजेब के बाद इकलौता सिर्फ एक यही शासक था जिसे थोड़ा बहुत ठीक कहा जा सकता है। मतलब आप जितनी भी गालियां दे रहे हो, आप इसे छोड़ के बाकी सबको दे सकते हो। ठीक है ना। तो 1707 से लेके 1712 तक बहादुर शाह प्रथम या फिर शाह आलम
प्रथम के नाम से वह शासन करता है, और इसे शाह बेखबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी खबर नहीं रहती थी कि इसके इलाके में, इसके एम्पायर में क्या चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो इसका ओरिजिनल नेम था, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मुअज़्ज़म था। मुअज़्ज़म वॉज हिज ओरिजिनल नेम, और ही बिकेम द एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। अब देखिए ये 65 साल की में जाके तो ये राजा बना, यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस वक्त तक ये 65 साल का हो गया था, सोचिए। और औरंगजेब करीब 89 ईयर्स में जाके मरा था, 89 ईयर्स के आसपास जाके औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु अप्रॉक्सीमेटली शायद 89 ईयर्स के आसपास हुई थी, और उस तक जाके इसके पुत्र की आयु 65 ईयर्स तक हो गई थी, सोचिए। तो इसीलिए जब ये राजा बना था तो इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है, या फिर ओल्ड मुगल एम्परर भी कहा जाता है, बूढ़ा बादशाह कहा जाता है किसे, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम को, ठीक, जिसका असली नाम मुअज़्ज़म था। और 1707 के अंदर ही फ्रीड साहू। अब देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि औरंगजेब एक काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शासक था। तो उस वक्त मैंने आपको पहले ही बोला था कि बता चुका हूँ मैं कि 1689 के अंदर औरंगजेब ने जब संभाजी के ऊपर अटैक करा था, संभाजी के ऊपर जब अटैक करा था, जो कि शिवाजी के पुत्र थे, उन पर अटैक करा था और उन्हें मार दिया था, और उनकी वाइफ को और उनके पुत्र को अरेस्ट कर लिया था। उनकी वाइफ का नाम येसुबाई था और उनके पुत्र का नाम साहू था। तो यानी शिवाजी के साहू को, शिवाजी के पौत्र को, जिसका नाम साहू था, उसे गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था औरंगजेब ने। अब जब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो यहाँ पर जो मराठा रूलर्स थे वो फोर्स करने लगते हैं बहादुर शाह प्रथम को, उसके ऊपर दबाव डालने लगते हैं। और देखिए बहादुर शाह तो भाई सीधी बात, उसका तो ये हिसाब था कि मेरे पिताश्री यानी औरंगजेब भाई साहब जितना भी गुस्सा वगैरह लोगों की आंखों में इनके लिए था, औरंगजेब के लिए, मैं उसे थोड़ा बहुत शांत कर लूं और अपना शासनकाल थोड़े शांति और हिसाब से चलाऊं। इसने बस ये सोचा था कि जितना रायता औरंगजेब ने फैलाया, मैं बस थोड़ा उसे बटोर लूँ और थोड़ा उसे समेटने की कोशिश कर लूँ। तो देखिए 1707 के अंदर उसने साहू को भी छोड़ दिया, उसने अपनी बॉन्डेज से उसे मुक्त कर दिया। साहू कौन थे, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी के पौत्र थे और संभाजी के पुत्र थे। इसका मतलब शिवाजी के जो पुत्र थे वो संभाजी थे, ठीक है। तो अब देखिए 1707 के अंदर इसने साहू को छोड़ दिया। इसका मतलब मराठा पावर से इन्हें थोड़ी बहुत, भाई देखो सीधी बात, जब उन्हें इसे छोड़ देंगे तो फिर इन्हें थोड़ा बहुत तो गुस्सा कम होगा ही। तो उन्होंने मराठा को भी एक फ्रेंड जोन के अंदर समझ लीजिए कि अब थोड़ी बहुत उनके अंदर गुस्सा भी कम आ गया था, ठीक। अब देखिए जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि औरंगजेब ने जजिया इम्पोज कर दिया था द्वारा से, जो कि उसने हटाया था, अकबर ने हटाया था जजिया, तो वही औरंगजेब ने फिर से लगा दिया। तो जब जजिया द्वारा से लगा दिया था तो इसने फिर से हटा दिया, बहादुर शाह प्रथम ने फिर से हटा दिया, क्योंकि जजिया के अंदर ना एक आधे से आधा, और हो सकता है कि आधे से ज़्यादा भी देना पड़े, आधा तो देना ही पड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आधे से ज़्यादा भी देना पड़े। जजिया होता था कि नॉन मुस्लिम टैक्स देना पड़ता था। क्या भाई अगर कोई मुस्लिम नहीं है, सिर्फ इसी बात पे उसे अपनी संपत्ति का या फिर जो कुछ भी उसने कमाया खेती वगैरह में पैदा किया, तो उस सब से उसे करीब आधा या फिर आधे से ज़्यादा उसे पार्ट देना पड़ता था। अब देखिए जो उसने जजिया हटा दिया, तो इस जजिया से, क्योंकि जनता भी, मैंने आपको बोला ना, जब वह मरा था तो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना के मरा था औरंगजेब, तो उसने जजिया हटा दिया, तो उससे जनता के अंदर भी थोड़ा आक्रोश कम हुआ और उसके अंदर भी थोड़ी शांति और स्टेबिलिटी आई। अब उसके बाद 1708 के अंदर, अब देखिए ऐसा हुआ था कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने सिख से भी लड़ाई मोल ले ली थी। कैसे मोल ले ली थी, अब देखिए जो जो ये औरंगजेब था, उसने सबसे पहले तो जो फिफ्थ गुरु थे, जब ये खुसरो का युद्ध हुआ था, रिवोल्ट ऑफ खुसरो, उसके अंदर गुरु अर्जुन देव इन्हें मरवा दिया था। किसने, जहांगीर ने मरवा दिया था, ठीक है। जब जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था तो पहले ही सिख के बीच में और मुगल एम्पायर के बीच में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई थी, ठीक है। तो अब ये कड़वाहट और भी ज़्यादा बढ़ गई जब औरंगजेब ने किसे मरवा दिया था, गुरु तेग बहादुर को, 9th गुरु ऑफ सिख, जो कि गुरु तेग बहादुर जी थे।
इन 1675 औरंगजेब किल्ड 9th गुरु ऑफ सिख, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। तो अब तो भाई और ही ज़्यादा, अब तो अत पार हो गई। तो फिर सिख से भी इनका काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी हो गई थी। तो जो बहादुर शाह प्रथम था उसने कहा कि भाई देखो, मराठा लोगों को मैं शांत कर चुका हूँ, मैं नॉर्मल जनता को शांत कर चुका हूँ, अब रही बात जो पावरफुल हैं, जो मेरे को गिरा सकते हैं, वो रहे ये सिख हो गए। तो सिख में उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो गुरु गोविंद सिंह को इसने इसने समझाया, उनसे बात वगैरह करी थी। सत तो जिस वजह से क्या हुआ, थोड़ी बहुत शांति स्थापित हो गई थी किस किस के बीच में, सिख के बीच में और मुगल एम्पायर के बीच में। लेकिन क्या होता है कि गुरु गोविंद जी की मृत्यु हो जाती है 1 साल बाद ही। 1707 के अंदर बहादुर शाह राजा बना था और 1708 के अंदर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। सिर्फ 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो ये शांति थी वो ज़्यादा दिन तक स्थापित नहीं रह पाई, क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने अपना सक्सेसर बनाया अपने ही एक सर्वेंट को, जिसका नाम था बंदा बहादुर। और यही बंदा बहादुर जो गुरु गोविंद जी की पूरी आर्मी वगैरह थी उसके ऊपर निरीक्षण वगैरह किया करता था, उसी को वही सब संभाला करता था। कौन? बंदा बहादुर संभाला करता था। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी तो संतुष्ट हो गए थे उनकी बातों से, लेकिन बंदा बहादुर को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं थी। तो उसने फिर से स्टार्ट कर दिया, या एक रिवोल्ट कह सकते हो, या फिर जो इनके बीच में कड़वाहट थी वो फिर से स्टार्ट हो जाती है मुगल एम्पायर के बीच में और सिखों के बीच के अंदर फिर से कड़वाहट स्टार्ट हो जाती है बंदा बहादुर के आ जाने से। और 1712 के अंदर देखिए, 1712 के अंदर ड्यूरिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट बंदा बहादुर के अगेंस्ट, क्योंकि भाई देखो, बंदा बहादुर अब जब कड़वाहट शुरू हो गई तो कुछ ना कुछ बंदा बहादुर करता था मुगल्स के अगेंस्ट। तो इसी के अगेंस्ट जब एक हम लोग आगे पढ़ेंगे, मुगल वो ये मराठा डायनेस्टी भी पढ़ेंगे और सिखों के बारे में भी पढ़ेंगे, तब उसके अंदर सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। अभी सिर्फ इसे पढ़ लीजिए आप, एक थोड़ा क्रोनोलॉजी बनाने के लिए। तो ड्यूरिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट बंदा बहादुर इन पंजाब, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, जो अपना मुअज्जम या फिर शाह आलम प्रथम या फिर बहादुर शाह प्रथम था, उसकी मृत्यु हो जाती है पंजाब के अंदर, जब वह एक स्ट्रगल था किसके अगेंस्ट? बंदा बहादुर के अगेंस्ट। अब देखिए, जब बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तब उसके 4 पुत्र होते हैं। तो जैसा सीन पहले हुआ वैसा ही सीन इस बार होगा, कोई अलग मूवी थोड़ी बनेगी इस बार ही वही हुआ। जब इसके जो 4 पुत्र थे उसमें से सबसे बड़ा पुत्र जहांदर शाह, और फिर रफ़ी शान, अजीम शान और जहान शाह, ये इसके 4 पुत्र थे। अब इन 4 पुत्र के अंदर क्या होने लगती है? सिविल वॉर कह सकते हैं, या फिर उत्तराधिकार के लिए लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये जहांदर शाह था, इन सब को हरा के, यानी रफ़ी शाह, अजीम शाह और जहान शाह, इन सब को हराने के बाद जहांदर शाह राजा बन जाता है। और इसी की राजा बनने में मदद कौन करता है? जुल्फ़िकार खान मदद करता है, जो कि किसका पुत्र था? आसद खान का पुत्र था। अब ये आसद खान कौन था? देखिए, जो आसद खान था वो औरंगज़ेब का वजीर था। वजीर का मतलब कह सकते हैं आप प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो औरंगज़ेब का देखिए, जो औरंगज़ेब का शासनकाल चला था, ये औरंगज़ेब आलमगीर का शासनकाल चला था, इसके अंदर जो प्रेसिडेंट रहा था वो कौन रहा था? आज़म खान रहा था, जिसने करीब 32 साल तक, अप्रॉक्सीमेटली 32 ईयर्स तक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर सर्व किया था। और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग वजीर ऑफ मुगल एम्पायर कह सकते हैं। वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर। ही इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वजीर ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए, सबसे ज़्यादा लंबा जो शासनकाल रहा है मुगल एम्पायर में वो औरंगज़ेब का ही रहा है। और इसके शासनकाल के अंदर ही सबसे ज़्यादा बड़ा वजीर कौन रहा है? आज़म रहा है। तो इसी का पुत्र था जुल्फ़िकार खान, जिसने मदद करी थी जहांगीर शाह की, ठीक है, अपना राजपाट के ऊपर अधिकार करने में। अब देखिए, जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, और ही अपॉइंटेड हिज वज़ीर, क्योंकि देखिए जुल्फ़िकार खान ने इसकी मदद करी थी बाकी सब लोगों को निपटाने में, तो इसीलिए इसने वज़ीर की उपाधि दे दी थी। किसे उपाधि? इन द सेंस पोजीशन दे दी थी, जुल्फ़िकार खान को दे दी थी। तो इसने इसका पद बढ़ा दिया, और इसका पद बढ़ा के जुल्फ़िकार खान को क्या बना दिया था? वज़ीर बना दिया था। एंड ही अपॉइंटेड वकील, और इसी के जुल्फ़िकार खान के ही पिता
जुल्फ़िकार खान के ही पिता असद खान को क्या बना दिया था, वकील बना दिया था अपना। ठीक। और इसी ने टाइटल दिया था किसको, अजीत सिंह को, जो कि कहाँ के राजा थे, मारवाड़, यानी प्रेजेंट टाइम में जोधपुर है, उसे मारवाड़ को ही जोधपुर कहा जाता है, वहाँ के राजा थे अजीत सिंह। राजस्थान के अंदर राजा हैं मारवाड़ या फिर जोधपुर के राजा अजीत सिंह थे। इसने उन्हें महाराजा की उपाधि प्राप्त कर दी थी, क्योंकि राजा के जो राजस्थान के जो राजपूत थे वो थोड़े विद्रोह करते रहते थे, किसके अगेंस्ट, मुगल डायनेस्टी के अगेंस्ट या मुगल एम्पायर के अगेंस्ट। तो फिर उसने उन्हें शांत करने के लिए जो मारवाड़ के जो रूलर थे या जोधपुर के रूलर थे अजीत सिंह, उन्हें महाराजा की उपाधि दी और उन्हें सूबेदारी भी दे दी, किसकी, गुजरात की। गुजरात भी इसी का एक सूबा हुआ करता था। ठीक है, अकबर ने ही इसे मिला लिया था ना अपने मुगल एम्पायर के अंदर, तो उसने सूबेदारी दे दी अजीत सिंह को, किसने, जहांगीर शाह ने। ठीक है। और इसने जो इसने सवाई और मिर्ज़ा का टाइटल दिया था किसे, आमेर का राजा था जयसिंह, और इसे जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दे दी थी। इसे मारवा की दी थी, अजीत सिंह को मारवा की दी थी और जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दे दी थी। और जयसिंह कौन था, आमेर का राजा। ठीक है। और ही ऑल्सो प्रोहिबिटेड जजिया, और इसने भी जजिया को प्रोहिबिट किया था। मतलब सब अपने अपने राज्य के लिए इतने ज़्यादा कंसर्न थे कि वो बस ये देख रहे थे मेरा राज्य बचा रहे, बाकी मुझे कुछ करना पड़े, अपने राज्य को बांटना पड़े, किसी और को सूबेदारी देनी पड़े, मैं दे दूंगा, बस मुझे अपने शासनकाल से मतलब है, बस। अब देखिए जहांगीर शाह की एक प्रेमिका हुआ करती थी। अब देखिए सीधी बात, जो जहांगीर शाह था, जहांगीर शाह ने वज़ीर बना लिया था जुल्फ़िकार खान को। अब वज़ीर इतनी बड़ी पोजीशन होती है, जैसे आज के टाइम पे प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर्स नहीं होती हैं जितनी प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। तो जब प्रेसिडेंट होता है वो तो सिर्फ एक नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल पावर्स पजेस करने वाली जो पोजीशन है वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है। तो वैसे ही वज़ीर के पास बहुत ज़्यादा पावर हुआ करती थी, उसने अपनी सारी पावर्स तो जुल्फ़िकार खान के हाथ में दे रखी थी। तो बेसिकली जो वर्चुअली जो रूल कर रहा था वो जुल्फ़िकार खान कर रहा था, वर्चुअली इन द सेंस कि मोस्टली जो होता था वो जुल्फ़िकार खान की इच्छा के अनुसार ही होता था। वो कहीं पे भी हमला कर देता था, ये कर देता था, वो कर देता था, तो वो उसी के अधीन हो गया था जहांगीर शाह। पर जहांगीर शाह को क्या फ़र्क पड़ रहा था उससे, जहांगीर शाह अपनी ज़िंदगी जी रहे थे मौज वाली। अब देखिए जहांगीर शाह को एक एक औरत से, एक महिला से प्रेम हो जाता है। इसकी प्रेमिका थी कौन, लाल कंवर, लाल कुंवर, लाल कुंवर नाम की एक महिला थी जिससे उसे प्रेम हो जाता है, जो कि पेशे से एक वेश्या थी, उससे जहांगीर शाह को प्रेम हो जाता है। तो फिर वह जहांगीर शाह लाल कुंवर को लेके कहाँ पर आ जाता है, उससे विवाह कर लेता है और रेड फोर्ट के अंदर उसे ले आता है। और रेड फोर्ट के अंदर ले आने के बाद लाल कुंवर के ही जितने घर वाले थे उन सबको कोर्ट के अंदर अपॉइंट करता रहता है। तो जब ये सब बात पता चलती है किसे, जो उसका जुल्फ़िकार खान को जब ये बात पता चलती है तो वो कहता है भाई इस हिसाब से तो ऐसे रहा तो ये वक्त से पहले ही मुगल एम्पायर को ख़त्म करवा देगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसे निपटाना पड़ेगा और किसी एक ऐसे राजा को लगाना पड़ेगा जो हमारे इच्छाओं के अनुसार और थोड़ा बहुत एक एक सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ हैंडल कर पाए। तो उसके बाद इसी को मारने के लिए उसी वक्त कोर्ट के अंदर सैयद ब्रदर्स हुआ करते थे। ठीक, सैयद बंधु हुआ करते थे, जो इतिहास में किंग मेकर नाम से भी फेमस है। आपको पता चलेगा किंग मेकर नाम से क्यों फेमस हैं ये लोग। और ये ब्रदर्स से, इनका पहले का जो बड़ा भाई था वो था अब्दुल्ला खान और जो छोटा था वो था हुसैन अली खान। तो अब देखिए अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की मदद के साथ जहांगीर शाह को मार दिया गया था। ठीक है, जहांगीर शाह वॉज किल्ड बाय द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स की मदद के बाद जहांगीर शाह को निपटा दिया गया। और उसके बाद जो राजा बनाया गया है उसके बाद जो राजा बनाया गया वो किसे बनाया गया, फर्रुखशियार को राजा बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसने क्या करा, फर्रुखशियार ने क्या करा, फर्रुखशियार जानता था कि भाई जितनी भी ताकत है वो सिर्फ जुल्फ़िकार खान के और असद खान, ये दोनों पिता और बेटा बैठ गए हैं सबसे ऊपर पोजीशन पे और यही सब कुछ अपने हिसाब से चलाएंगे। तो उसने सोचा कि निपटाना चाहिए सबसे पहले, वरना इन्हीं के हाथों की कठपुतली बन के रहना पड़ेगा। तो इसने जुल्फ़िकार खान और असद खान को निपटा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि इसे राजा बनाया किसने था, सैयद ब्रदर्स ने बनाया था, तो इसने सैयद ब्रदर्स को क्या बना दिया, अब्दुल्ला खान को वज़ीर बना दिया और हुसैन अली खान को
मीर बख्शी बना दिया या फिर सेनापति बना दिया। अब हर एक आदमी एक ही गलती करता जा रहा है, वो अपने किसी भरोसेमंद आदमी को वजीर बना देता है, फिर वही भरोसेमंद आदमी उसका पेट फाड़ देता है, सीधी बात। तो अब देखिए फर्रुखसियार ने अब्दुल्ला खान को वजीर बना दिया है। ये पहले सूबेदार थे, वैसे तो ये दोनों सूबेदार थे, पर इन्हें फिर पोजीशन बढ़ा के वजीर बना दिया गया, इसे मीर बख्शी बना दिया गया यानी सेनापति बना दिया गया। और इसी के शासनकाल के अंदर चिन किलिच खान एक व्यक्ति था जिसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। यानी मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि जो 6 सूबे थे वो साउथ इंडिया के अंदर थे, यानी साउथ इंडिया के अंदर डेक्कन के अंदर। तो इन 6 सूबों का जो हकदार बना दिया गया वो किसे बना दिया गया, चिन किलिच खान को बना दिया गया, जिसे निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अजीत सिंह ऑफ जोधपुर डिड अ रिवोल्ट अगेंस्ट फारुखसियार। अब इसी के टाइम पे क्या होता है कि अजीत सिंह होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था, अजीत सिंह जोधपुर का राजा या फिर मालवा का राजा। ठीक है, मारवा और ये मालवा के जो सूबेदारी थी, देखिए मारवा का राजा या फिर जोधपुर का राजा अजीत सिंह था। अजीत सिंह एक रिवोल्ट कर देता है, तो इस रिवोल्ट को रोकने के लिए जो इसका सेनापति होता है हुसैन अली खान या मीर बख्शी जो होता है, तो वो इसके रिवोल्ट को रोकने के लिए फारुखसियार के अगेंस्ट जो ये रिवोल्ट हो रहा था जोधपुर के अंदर अजीत सिंह द्वारा, उसे रोकने के लिए वो जोधपुर पर अटैक कर देता है और इसे अटैक करने के बाद वो कंट्रोल भी कर लेता है और अजीत सिंह की पुत्री के साथ विवाह करा देता है फारुखसियार का। ठीक है, अजीत सिंह ऑफ जोधपुर डिड अ रिवोल्ट अगेंस्ट फारुखसियार। आफ्टर दैट हुसैन अली खान अटैक जोधपुर एंड कंट्रोल द रिवोल्ट ऑफ अजीत सिंह। अजीत सिंह के रिवोल्ट को कंट्रोल कर लेता है और यहीं पर अजीत सिंह की पुत्री के साथ ही पॉलिटिकल मैरिज करा देता है वह फारुखसियार की। ठीक है, और 1716 के अंदर फारुखसियार अरेस्टेड एंड किल्ड बंदा बहादुर। अब देखिए फारुखसियार ने जो सिख का जो उत्तराधिकारी बनाया था गुरु गोविंद सिंह ने, जिसे उत्तराधिकारी बनाया था बंदा बहादुर को, उन्हें फारुखसियार पकड़ लेता है और उन्हें मार देता है 1716 के अंदर। और 1716 के अंदर ही गेव द कोडन ऑर्डिनेंस टू ब्रिटिशर्स। अब देखिए क्या होता है, इसके पीछे एक स्टोरी है कि इतिहासकारों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि फारुखसियार के पैर में काफ़ी ज़्यादा भयंकर फोड़ा हो जाता है। अब वो फोड़ा इतना ज़्यादा भयंकर होता है कि वो हर एक वैद्य वगैरह को बुला लेता है, अपनी जान पहचान में जितना वो कर सकता था वो सब करके देख लेता है, उसका पैर का फोड़ा ठीक नहीं होता। तो फिर इसका फोड़ा ठीक करने के लिए एक डॉक्टर आते हैं, इंग्लिश मैन आते हैं, जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, और वो इसके पे बस एक इंसीजर लगा के यानी चीरा लगा के उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद एकदम चंगा हो जाता है अपना कौन, फारुखसियार एकदम चंगा हो जाता है। अब वो इतना खुश हो जाता है कि उसके बाद वो गोल्डन ऑर्डिनेंस ही पास कर देता है, ब्रिटिशर्स को दे देता है कि आप बंगाल के अंदर, बंगाल एक अच्छा खासा बंदरगाह वगैरह सब कुछ वहाँ पे था, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रिच सूबा था, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत रिच था। तो वो सब के अंदर वह ट्रेडिंग करने की परमिशन दे देता है गोल्डन ऑर्डिनेंस, और मात्र थोड़े आपको सिर्फ बोलता है आपको सिर्फ थोड़े से रुपए देने पड़ेंगे, फिर आप बंगाल के अंदर टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिशर्स, और इसलिए इन्हें राइट मिला था, ये राइट मिला था फारुखसियार के द्वारा, इसीलिए ये लोग इसे मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिशर्स कहते हैं। अब देखिए जो क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि अब ये वजीर बन गया अब्दुल्ला खान और मीर बख्शी सेनापति बन गया हुसैन अली खान। तो अब ये क्या होता है कि फारुखसियार जानने लगा था, फारुखसियार को समझ में आने लगा था कि अब जितनी भी चीज़ें मैनिपुलेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ ये वजीर और मीर बख्शी ही कर रहे हैं। मीर बख्शी पोजीशन है, नाम मत समझिएगा, मीर बख्शी पोजीशन है, सेनापति की पोजीशन को मीर बख्शी कहा जाता था। तो ये वजीर और मीर बख्शी जो हैं ये दोनों मिलके मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये जितने भी डिसीजंस वगैरह लेते हैं तो असल तरीके से, या फिर जो रूल कर रहा है मैं तो सिर्फ एक नॉमिनल हेड बन के रह गया हूँ। तो फिर वो कहता है, वो इन्हें मारने की फिराक में था कि भाई मैं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को निपटा दूँ, और हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान इस फिराक में थे कि हम फारुखसियार को निपटा दें, क्योंकि ये अपने हिसाब से अब काम करने लगा था। और अब बस भैया अब आदमी खुद को राजा समझने लगता तो सुनता थोड़ी किसी की, तो बस ऐसे हिसाब चल रहा था। अब मराठा रूलर इस वक्त क्या होता है कि ये अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान अब ये दोनों जाते हैं, अब क्योंकि भाई फारुखसियार राजा है, निपटाना इतनी कोई आराम से हल्की कोई बात थोड़ी है। तो वो कहते हैं कि इन्हें सिर्फ इन्हीं की टक्कर का कोई हरा सकता है, तो इसलिए वो जाते हैं मराठा के पास। और उस वक्त मराठा में जो शासनकाल होता है वो किसका होता है, उस वक्त शाहू महाराज शासन कर रहे होते हैं। और शाहू महाराज ने उस वक्त पेशवा, जो प्रथम पेशवा की एक पोजीशन
बना दी गई थी। और ये पेशवा यानी इस जैसे उसमें वजीर हुआ करता था, इसके अंदर पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए। तो जो प्रथम पेशवा था मराठा रूलर के, वो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। ये बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। तो जो ये सैयद ब्रदर्स होते हैं, सैयद ब्रदर्स जाते हैं मराठा रूलर्स या फिर प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब देखिए, आप हमारी मदद करिए फारुखशियार को निपटाने में, ठीक है, और हम आपकी मदद करेंगे फिर बाद में। तो देखिए इनके बीच में ट्रीटी ऑफ दिल्ली साइन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि आप पहले हमारी मदद करिए फारुखशियार को निपटाने में, और जब फारुखशियार निपट जाएगा उसके बाद फिर ये कहते हैं बालाजी विश्वनाथ कहते हैं, जब आप दिल्ली पर चढ़ाई करोगे, मतलब जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे, यानी जब मराठा रूलर्स दिल्ली के ऊपर हमला करेंगे, तो मदद कौन करेगा? ये सैयद ब्रदर्स मदद करेंगे। तो ये ट्रीटी ऑफ दिल्ली के बीच के अंदर, दिल्ली की संधि के अंदर ये बात होती है। अब देखिए 1719 के अंदर फारुखशियार वॉज किल्ड विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ। और 1719 के अंदर फारुखशियार को तो बालाजी विश्वनाथ की मदद के द्वारा मार दिया गया। और उसके बाद जो राजा बनाया किसने? सैयद ब्रदर्स ने जो राजा बनाया वो किसे बनाया था? सफ़ी उद दरजात को बनाया था, राफ़ी उद दरजात को बनाया था राजा। अब यार इसकी किस्मत इतनी खराब, इसे टीवी थी तो इसकी टीवी से मृत्यु हो जाती है थोड़े ही दिनों बाद, रफ़ीउद्दरजात की। अब रफ़ीउद्दरजात की मृत्यु के बाद उसी के भाई को रफ़ीउद्दौला को राजा बना दिया जाता है, जो कि थोड़े दिनों बाद मर जाता है। सैयद ब्रदर्स बनाते हैं, यानी रफ़ीउद्दरजात को भी बनाया और रफ़ीउद्दौला का भी सैयद ब्रदर्स नहीं बनाया। रफ़ीउद्दौला की भी मृत्यु हो जाती है, किससे? अतिसार रोग से या फिर डिसेंट्री से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब देखिए रफ़ीउद्दौला की मृत्यु के बाद वो एक और राजा बनाते हैं। वो कौन, किसको बनाते हैं? मोहम्मद शाह को राजा बनाते हैं। मोहम्मद शाह को राजा बनाते हैं। मोहम्मद शाह का जो एक्चुअल नेम आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ मोहम्मद शाह, तो वो था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर वॉज एक्चुअल नेम ऑफ मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को वो जब राजा बनाते हैं तो फिर वो 1719 से लेकर 1748 तक शासन करता है। और इसी मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा नाकारा, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़, सबसे ज़्यादा कामचोर, सबसे ज़्यादा आलसी और सबसे ज़्यादा शक्तिहीन, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं आप समझ जाइए, बहुत बुरा था मतलब ये मोहम्मद शाह। इसीलिए इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। औरतों के साथ घूमता रहता था, औरतों का साथ बहुत ज़्यादा पसंद था। समझ लीजिए चरसी गांजा सब फूकता था। अब देखिए सैयद ब्रदर्स आर पॉपुलरली नोन एज किंग मेकर्स इन इंडियन हिस्ट्री, आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद शाह का शासनकाल शुरू हो जाता है 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह का शासनकाल रहता है। और इसे ही रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है, रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। इन 1720 हुसैन अली खान। अब देखिए मोहम्मद शाह तो राजा बन गया, किसने बनाया? इसे बनाया सैयद ब्रदर्स ने। अब ये जानता था भाई सब कुछ तो सैयद ब्रदर्स के पास है, तो सबसे पहले इसने राजा बनने के बाद सबसे पहले काम ही ये करा कि उसने सबसे पहले हुसैन अली मलिक को मरवाया, फिर उसने 1722 के अंदर अब्दुल्ला खान को मरवाया। और जब ये दोनों मर गए, इन दोनों को मरवा दिया गया था किसकी मदद के द्वारा? निज़ामुल मुल्क की मदद के द्वारा या फिर चिनकलिज खान की मदद के द्वारा। ये चिनकलिज खान था जो दक्कन का सूबेदार बना दिया था फारुखशियार ने, उसकी मदद के द्वारा मोहम्मद शाह ने मरवा दिया था सैयद ब्रदर्स को। अब ये बात जब पता चलती है मराठा के अंदर बालाजी विश्वनाथ को, तो इनका जो प्लान बनाया था इन्होंने कि जब हम दिल्ली पे हमला करेंगे तो सैयद ब्रदर्स उनकी मदद करेंगे, तो ये वाला प्लान तो विफल हो जाता है। और मराठा के जो फर्स्ट पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उनकी मृत्यु 1720 के अंदर हो जाती है। जब हुसैन मलिक जिस साल मरते हैं उसी साल बालाजी विश्वनाथ जी की भी मृत्यु हो जाती है। और देखिए जो सेकंड पेशवा बनाया जाता है उसके बाद बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद जो पेशवा की जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन को हेरिडिटरी कर दिया जाता है कि जैसे राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है, राजा का पुत्र राजा बन जाता है, तो वैसे ही बालाजी विश्वनाथ के जो पुत्र होते हैं वही राजा बनते जाएंगे। हेरिडिटरी बना दिया था इस पोजीशन को। तो जो सेकंड पेशवा बनते हैं वो बाजीराव प्रथम बनते हैं। बाजीराव प्रथम, इनका शासनकाल 1720 से 1740 तक रहा। पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा राजा की बात नहीं चल रही, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात चल रही है। तो ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट पेशवा ऑफ मराठा डायनेस्टी। और ये मराठा डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा महानतम
राजा कहे जाते हैं और इनके अंदर इतनी शक्ति कही जाती है, इतनी शक्ति कही जाती है कि इन्होंने 20 साल की उम्र के अंदर ही करीब 40 लड़ाइयाँ करी थी और 40 लड़ाइयों में से कोई एक भी ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें ये हारे। इन्होंने 40 की 40 लड़ाइयाँ एक तरफा जीती थी, एक तरफा। और कहा जाता है कि इन्होंने मुगल पीरियड के मुगल एम्पायर के अंदर इतना अंदर घुसते चले गए थे, इतना अंदर घुसते चले गए थे कि दिल्ली तक इन्होंने चीर के रख दी थी। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कहे जाते थे बाजीराव प्रथम और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल राजा वो थे, प्राइम मिनिस्टर थे, पेशवा थे। अब देखिए इसी के शासनकाल के अंदर, अब देखिए मुगल एम्पायर के हाथ से तो सब कुछ निकलता जा रहा था, तो इन्हीं के अपने जो सूबे थे उन्हीं में से बहुत सारे सूबों ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। अब उन कुछ सूबों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बंगाल का मैंने जो प्रथम नवाब था वो कौन बना? मुर्शीद कुली खान, उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। अवध में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। और प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां बना था, या बुरहन उल मुल्क भी कहा जाता था इसे। जैसे हैदराबाद के राजा उसे निज़ाम को क्या कहा जाता? निज़ामुल मुल्क कहा जाता था, तो वैसे ही इसे बुरहन उल मुल्क कहा जाता था। रोहेला एंड बंगाश पठान, इसने भी खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो ये कुछ सूबे थे जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और कह दिया था भाई हम मुगल डायनेस्टी के अंदर बिल्कुल नहीं, मुगल एम्पायर के अंदर बिल्कुल नहीं, हम अपने स्वतंत्र राज्य हैं। और 1737 के अंदर सबसे पहले बाजीराव प्रथम इन्वेडेड दिल्ली। मैंने कहा था दिल्ली तक के ऊपर इन्वेड कर दिया था। तो 1737 के अंदर बाजीराव प्रथम इन्वेड कर देते हैं दिल्ली को इन्वेड कर देते हैं। और इसी के शासनकाल के अंदर, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि जजिया सबसे बार आखिरी किसके शासनकाल के अंदर कलेक्ट किया गया था, या फिर ये भी ऐसे पूछा जा सकता है, घुमा के पूछा जा सकता है कि आखिरी बार किसके में जो अबॉलिश करा गया था जजिया, किस मुगल एम्पायर के शासनकाल के अंदर जजिया को अबॉलिश करा गया था? तो किसके में? मोहम्मद शाह के में, मोहम्मद शाह रंगीला, सिर्फ मोहम्मद शाह है, उसका नाम रंगीला उसे कहा जाता है। अबॉलिशन ऑफ जजिया टुक प्लेस इन द रूलिंग पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। इन 1739, उसी के 2 साल बाद इन्वेजन ऑफ नादिर शाह का इन्वेजन हो जाता है। नादिर शाह को नेपोलियन कहा जाता है ईरान का। नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है। बेसिकली नादिर शाह था वो ईरान का था, ईरान से आया था, और इसने ये सोचा था भाई कि मैं युद्ध करूँगा बढ़िया तरीके से और लूट करा करूँगा बहुत सारी। तो देखिए क्या होता है, 1739 के अंदर वह ईरान से करनाल आता है और यहीं पे एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ करनाल। किसके बीच में? नादिर शाह के बीच में और मुगल आर्मी के बीच में। अब देखिए जब ये युद्ध होता है ना नादिर शाह और मुगल आर्मी के बीच में, तो नादिर शाह मुगल आर्मी की ऐसी तैसी कर देता है, तो और उजाड़ के फेंक देता है सब कुछ। और तो इस सब को बचाते हुए जो वो था मोहम्मद शाह रंगीला था, वो मोहम्मद शाह हैदराबाद का जो निज़ाम था, हालांकि उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी जो निज़ामुल मुल्क था या फिर चिनकिलिच खान था, उसे रुपए भेज के वो कहता है कि 50 लाख रुपए दे के वो कहता है कि 50 लाख रुपए लो और तुम ये नादिर शाह को दे के आओ और उससे कहो कि भाई तुम्हें लूटी तो करनी थी, ये हम तुम्हें रुपए देते हैं 50 लाख रुपए, और तुमने लूट कर ली, तुमने तबाही कर दिया, अब कुछ मत करो, अब तुम लौट के चले जाओ, बस सीधी बात, ऐसे वो कहता है। तो अब ये बात जब उसने कभी 50 लाख रुपए देखे नहीं थे नादिर शाह ने एक साथ, कभी 50 लाख रुपए, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो फिर रुपए लेके वापस जाने लगता है। तो अब जब वह वापस जा रहा होता है तो शहादत खान यानी अवध का राजा, अवध का जो प्रथम नवाब, कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, अवध का जो प्रथम नवाब था वह नादिर शाह तक ये संदेश पहुंचाता है, भाई ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, असली मूवी तो अभी बाकी है। जब तुम्हें कोई आदमी सिर्फ 50 लाख रुपए इसलिए दे सकता है कि तुम उस पर हमला कर रहे हो, तो वो तब तुम उसके एम्पायर पे हमला करोगे और उसके राजकोष को जब तुम हथियाओगे तो तुम्हें कितना रुपया मिलेगा? तो वो कहता है हाँ भाई यार ये बात तो सही कह रहा है। तो फिर वह जाता है, फिर से वो कहता है कि भाई ईरान से करनाल तक तो आ ही चुके हैं, थोड़ा और हमला कर लेते हैं, ज़्यादा रुपये लूट के जाएंगे। तो फिर जब नादिर शाह इन्वेड करता है मुग़ल एम्पायर के ऊपर, तो कहा जाता है, इतिहासकारों के अनुसार ये कहा जाता है कि वो इतना धन लेके जाता है, 50 लाख तो सिर्फ उसे दिए गए थे रुपए, फिर वो 70 करोड़ रुपए लेके जाता है, 70 करोड़ रुपए।
मुग़ल एम्पायर से सिर्फ 50 लाख की जगह 70 करोड़ रुपए लेके जाता है और बिल्कुल तहस नहस कर देता है मुग़ल एम्पायर को। और इन दिस बैटल नादिर शाह डिफीटेड मुगल आर्मी, ये तो वो पुराना वाला था, ठीक है। अब देखिए इसी के अंदर 70 करोड़ तो रुपए ले ही गया था। अब इसी के अंदर जो तख्त ए ताउस था, तख्त ए ताउस था जिसके अंदर पीकॉक थ्रोन, जिसे पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता है, जिसके अंदर कोहिनूर डायमंड लगा हुआ था। अब देखिए ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि जो कोहिनूर डायमंड था ना वो शापित था। पुरुषों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा शापित था और जो महिलाओं के लिए वह बहुत ज़्यादा लकी था। तो वही हुआ कि अब देखिए 1739 के अंदर ये वो लेके आया, इसने पीकॉक थ्रोन वगैरह सब कुछ एक्वायर कर लिया, 70 करोड़ रुपए भी लेके आ गया और कोहिनूर डायमंड वगैरह सब इसके पास पहुंच गए, नादिर शाह के पास। अब नादिर शाह के पास जब पहुंच गया तो 1747 के अंदर नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और नादिर शाह को ही सक्सीड करता है, उसी का उत्तराधिकारी बनता है, उसी का आर्मी चीफ, उसी का सेनापति अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली अपना प्रथम इन्वेजन किसके पीरियड में करता है, इसी के पीरियड में करता है, किसके, मोहम्मद शाह रंगीला के में। फर्स्ट इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली हैपेंड इन हिज रूलिंग पीरियड। और उसने टोटल 8 इन्वेजन करे थे इंडिया के विद द मोटिव ऑफ लूट, और उसने लूट मचाने के चक्कर में ही 8 इन्वेजन्स करे थे, ठीक है। और 1748 के अंदर मोहम्मद शाह डाइड, और 1748 के अंदर मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। नादिर शाह की मृत्यु के बाद एक साल बाद 1748 के अंदर मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद शाह के बाद जो राजा बनता है वो कौन बनता है, अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 तक शासन करता है। और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे इसमें, बस यही पूछा जाएगा क्या हुआ था अहमद शाह इसके बीच में। अहमद शाह अब ये मत सोचिए कि ये अहमद शाह अब्दाली है, ये तो कोइंसिडेंटली अहमद शाह नाम का ही एक राजा बन जाता है 1748 के अंदर। तो एक लड़ाई होती है किसके बीच में, अहमद शाह बैटल। अब इसमें से एक अहमद शाह मुगल डायनेस्टी का है और एक अहमद शाह ईरान का है, या अहमद शाह अब्दाली है। एक अहमद शाह अब्दाली है, एक सिर्फ अहमद शाह है। इस बैटल के अंदर मुगल डिफीटेड अब्दाली। इसके अंदर जो अहमद शाह होता है, यानी जो मुगल से होता है, वो डिफीट कर देता है, वो हरा देता है किसे, अहमद शाह अब्दाली जो कि ईरान से था, उसे हरा देता है 1748 के अंदर, ठीक है। और इन द रूलिंग पीरियड ऑफ अहमद शाह अब्दाली अटैक्ड 6 टाइम, यानी अहमद शाह के शासनकाल के अंदर ही इसने करीब 6 बार, अहमद शाह अब्दाली ने करीब 6 बार हमला किया था किसके ऊपर, मुगल एम्पायर के ऊपर। और इन 1754 के अंदर अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद जो राजा बनता है वो कौन बनता है, आलमगीर द्वितीय बनता है। इन हिज रूलिंग पीरियड 1757, इसी के शासनकाल के अंदर 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ था। इस बैटल के अंदर किसके बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। आप इसके बारे में आगे जाके ज़रूर पढ़ाऊंगा मैं। तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में, इसका मतलब आलमगीर द्वितीय का कोई यूज़ नहीं था, इसी के शासनकाल में हुआ था। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के अंदर 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। दिस बैटल वॉज बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव जो कि इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से थे, और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। यही पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और 1759 के अंदर आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए उसके बाद जो राजा बनता है, शाह आलम द्वितीय राजा बनता है। शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल चलता है वो 1759 से 1806 तक का शासनकाल रहता है उसका, 1806 तक। जो शाह आलम द्वितीय है उसका जो एक्चुअल नाम क्या था, अली गौहर नाम था, अली गौहर। एक्चुअल नेम ऑफ शाह आलम द्वितीय वॉज अली गौहर। और 1761 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसी के शासनकाल के अंदर होती है, पानीपत का तृतीय युद्ध। और ये किस किस के बीच में होता है, ये मराठा के बीच में होता है और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठा के बीच में होता है, ठीक। इन दिस बैटल अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठाज। और इस बैटल के अंदर अहमद शाह अब्दाली हरा देता है, किसे, मराठास को हरा देता है। और 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होती है, बक्सर का युद्ध होता है और इसे एक निर्णायक युद्ध कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी के बाद जो ब्रिटिश पावर थी सिर्फ उसका पावर डोमिनेट करता था, उस और कोई भी ऐसा नहीं था जो ब्रिटिश पावर को ओवरकम कर सकता था। देखिए इस वक्त क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर कंबाइंड आर्मी किसकी, शाह आलम द्वितीय की, यानी इसकी
मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय की, मीर कासिम की और सिराजुद्दौला की जो मिली हुई आर्मी थी। और इसकी लड़ाई किससे होती है? हेक्टर मुनरो जो कि ब्रिटिश से था। तो ब्रिटिशर्स के बीच में और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला की कंबाइंड आर्मी के साथ युद्ध होता है इसका। लेकिन इन तीनों की कंबाइंड आर्मी भी ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस मशीनरी थी। आपको पहले ही पता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, रेनेसेंस हुआ था यूरोप के अंदर, जिस वजह से उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी थी, तो जिस वजह से उनके पास एडवांस वेपन्स थे। तो क्या होता है कि इन तीनों की आर्मी भी इसे हरा नहीं पाती है, हेक्टर मुनरो को। उसके बाद 1803 के अंदर ब्रिटिशर्स कॉन्कर दिल्ली एंड दे मेड मुगल्स देयर पेंशनर। 1803 के अंदर उन्होंने दिल्ली को कॉन्कर कर लिया था और उन्होंने पेंशनर बना दिया था किसे? मुगल को। अब देखिए, उन्होंने कहा कि भाई सीधी बात, मारने से कोई फ़ायदा नहीं है और इन्हें राजा बनने नहीं देते हैं, सीधी बात। ये सिर्फ जो ये राजा आए थे ना, जितने भी लेट मुगल एम्परर थे, वो सेल्फ सेंटर्ड थे, सेल्फ ओरिएंटेड थे। उन्हें मतलब नहीं था भाई कि जनता कैसी है, मेरा साम्राज्य कितना। उन्हें बस ये था कि मैं एक लेविश और बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टैंडर्ड पॉश लाइफस्टाइल जी पाऊँ, बस सिर्फ उन्हें इतने से मतलब था। तो इसके हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि ताकि ये कभी कुछ वो कहते हैं ना कि ज़्यादा बच्चा शोर ना मचाए, इसलिए उसे लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है। तो बस ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने इन्हें लॉलीपॉप पकड़ा दी। उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करिए, आप मस्त मज़ा करिए, अपना बैठे रहिए, मदिरा पीजिए, अफीम फूंकिए, जो करना है आपको करिए, हम आपको पेंशन दिया करेंगे महीने की, आप हमारे पेंशनर के तौर पर रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको पेंशन दिया करेंगे। और शाह आलम द्वितीय, जो ये शाह आलम द्वितीय था, इसे प्रथम पेंशनर बना लेते हैं ब्रिटिशर्स अपना। और इसी के बाद कहा जाता है, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अब इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी पावर नहीं है, अब डायरेक्ट ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर कही जाएगी। और इसकी जो इंडिया की जो रानी है वो किसे कहा जाएगा? क्वीन एलिजाबेथ प्रथम को इसके एम्प्रेस कहा जाएगा। ठीक है, अकबर द्वितीय उसके बाद राजा बनता है। अब इसके बाद जो होता है ना, जितने भी राजा वगैरह बनाए जाते हैं वो ब्रिटिशर्स की मदद से बनाए जाते हैं। शाह आलम द्वितीय जो था वो तो पेंशनर बन जाता है। अब इसके बाद जो भी राजा बनाए जाते हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो अकबर था 1806 से 1837 तक रूल करता है, और ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर हु वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट करा गया था, यानी इसके बाद जितने भी रूलर्स थे वो ब्रिटिशर्स की इच्छा अनुसार या ब्रिटिशर्स की कहीं ना कहीं उसके अंदर हाथ रहता था, ब्रिटिशर्स अपॉइंट करने में मदद करते थे। तो अकबर द्वितीय पहला मुगल एम्परर था जिसे ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंट करा गया था। और 1830 के अंदर ही गेव द टाइटल ऑफ राजा, और अकबर द्वितीय ही वो व्यक्ति था जिसने राजा राम मोहन राय जी को 1830 के अंदर राजा की उपाधि दी थी। और 1837 के अंदर अकबर द्वितीय डाइड, और 1837 के अंदर अकबर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। अब जो लास्ट मुगल एम्परर वॉज आफ्टर अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के बाद जो आखिरी शासक होता है, एक शासक आता है जो कि आखिरी शासक होता है मुगल डायनेस्टी का, जिसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफ़र भी कहा जाता था। जो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र था वो 1837 से 1857 तक करीब 20 साल तक शासन करता है। और ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। और ही वॉज एन उर्दू पोएट, वो एक उर्दू पोएट था, अपनी कविताएं उर्दू में लिखा करता था और सुनाया करता था। और इसने अपना पेन नेम क्या नाम रखा था? इसने अपना पेन नेम जफ़र नाम रखा था। और ही वॉज अ लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो 1857 का प्रसिद्ध रिवॉल्ट हुआ था, जिस वजह से कहा जाता है कि इसने भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया था नेशनलिज्म की भावना को उत्पन्न कराने के लिए, नेशनलिस्ट की भावना को उत्पन्न कराने के लिए। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो इसका जो लीडर रहा था वो कौन रहा था? बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफ़र रहा था, यानी कि आखिरी रूलर मुगल डायनेस्टी का बहादुर शाह जफ़र वो रहा था। तो जब ये रिवोल्ट हुआ था किसके अगेंस्ट हुआ था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था। तो जब ये लीडर बना था तो इसे ब्रिटिशर्स ने 1857 के अंदर लपेट लिया और इसे अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, और इसे अरेस्ट करके कहाँ भेज दिया था? रंगून के अंदर भेज दिया था, बर्मा, जो कि प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है? बर्मा, यानी बर्मा अर्थात म्यांमार के अंदर है। ठीक है, म्यांमार के अंदर जो रंगून नाम की जगह है उसके अंदर किसे भेज दिया था? अरेस्ट करके भेज दिया था किसे? बहादुर शाह द्वितीय को, क्योंकि ये लीडर था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। देखिए, जो प्रेजेंट टाइम में जो रंगून है वो कहाँ पर है? रंगून म्यांमार बर्मा के अंदर है। और रंगून यंगोन नाम की एक जगह है प्रेजेंट टाइम के अंदर, म्यांमार के अंदर यंगोन नाम की जगह, वहाँ पर है रंगून।
ठीक है। अब देखिए मैं आपको राजाओं की ये वो बता देता हूँ, हालांकि मैं जब पूरी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो मैं उसे शॉर्ट में, पूरा एक शॉर्ट में और एक पूरी क्रोनोलॉजी के साथ, कुछ ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं, हर चीज़ का एक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उस सब से पढ़ लेना। पर मैं अभी आपको इंडिविजुअली बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बाबर आया था, बाबर ने स्थापना करी थी 1526 के अंदर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई करी थी बाबर ने, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसने मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना करी थी। मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना करने के बाद बाबर की मृत्यु के बाद जो राजा बनता है उसी का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं बनता है। हुमायूं के बाद जो राजा बनता है अकबर बनता है। हालांकि हुमायूं के शासनकाल के अंदर थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस आया था, जिसके अंदर सूरी डायनेस्टी स्थापना कर लेती है और शेर शाह के द्वारा हुमायूं को हरा दिया जाता है और वह अपना सूरी डायनेस्टी की स्थापना कर देता है। लेकिन हुमायूं सेटबैक करता है और बहुत प्यारा कमबैक करता है, जिसके बाद हुमायूं फिर से मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर देता है। मुगल डायनेस्टी की स्थापना करने के बाद अकबर का शासनकाल आता है। अकबर के शासन के बाद जहांगीर का, जहांगीर के बाद शासनकाल के बाद शाहजहां का, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब, आलमगीर का। अब इन सब के शासनकाल के बाद फिर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और शासक आते हैं। सबसे पहला मुअज़्ज़म बहादुर शाह प्रथम, हालांकि इसे ज़्यादा बुरा, ज़्यादा गालियाँ नहीं दे सकते क्योंकि थोड़ा बहुत ठीक व्यक्ति था। बहादुर शाह प्रथम, इसने काफ़ी कोशिश करी थी फैलाए हुए रायता को बटोरने की, लेकिन फिर भी अब जो है सो है। जहांदर शाह उसके बाद आता है, फिर फारुख शियार आता है। फारुख शियार को तो घृणित कायर कहा जाता है, आई गेस यही कहा जाता है, मैं भी भूल रहा हूँ। फारुख शियार, हाँ देखिए फारुख शियार को घृणित कायर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए भाई, इसने सबसे पहले तो गोल्डन ऑर्डिनेंस दे दिया था, जिस वजह से समझा जा सकता है कि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई थी ब्रिटिशर्स के पास। मोहम्मद शाह आता है उसके बाद, फिर अहमद शाह आता है, आलमगीर द्वितीय आता है, शाह आलम द्वितीय आता है, अकबर द्वितीय आता है, बहादुर शाह द्वितीय आता है। लर्न कर लेना, एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होती, ना मुझे हुई ना आपको होगी, ठीक है। लर्न ज़रूरी करनी है, करना ही करना है, रिवीजन करना ही करना है। मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान ज़्यादा देना, उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करना ही करना है। धन्यवाद ब्रदर।